हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने हमारे जो वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे वीडियो देखें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश, साइंस, मैथ, क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हमारे चैनल को इन्हीं अपडेट्स को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आज अपन पढ़ते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा एंड पावर शक्ति। वर्क क्या होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो काम करता है तो उसका एनर्जी लॉस होती है और एनर्जी लॉस होती है और वो काम करता है, वो इसकी एक शक्ति होती है, उसी शक्ति के अंतर्गत वो वर्क करता है। लेकिन साइंस इन चीजों को नहीं मानती। कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये यहां से चला और यहां पे वापस आ गया और इसके सर पे एक बॉक्स रखा हुआ है। जब ये यहां से जाके यहां वापस आ जाता है तो साइंस बोलती है इसने कोई भी वर्क नहीं किया, क्योंकि वर्क साइंस की डेफिनेशन में क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब किसी वस्तु पे फोर्स बल लगाया जाता है तो वह कितना डिस्प्लेसमेंट करती है और उसमें कितना बल लगाया गया, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो कहलाते हैं वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन the work is the multiplication of applied force and displacement in things पोजीशन। यानी वस्तु की स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जो फोर्स लगाया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। लेकिन जब वर्क किसी एंगल पे लगाया जाता है, जैसे अपन ये बोर्ड है, इसको इधर से डिस्प्लेसमेंट करूं, एक में इधर से डिस्प्लेसमेंट करूं, इधर से डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो इस एंगल पे लगाया गया, जबकि इधर से डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो इस एंगल पे लगाया गया। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे लगाया जाता है तो उसकी डेफिनेशन हो जाती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स। यानी कि वस्तु का जो विस्थापन है और जो फोर्स है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। W, वर्क को अपन W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट से डिनोट करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एस से डिनोट करते हैं। तो W इक्वल टू एफ डॉट एस। जब स्केलर डॉट को हटाया जाता है तो W इक्वल टू आता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट होता, जैसे एफ क्रॉस एस, वेक्टर को अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं तो उसमें होता है एफ एस साइन थीटा। क्या होता है? एफ एस साइन थीटा। तो अपन बात कर रहे थे एंगल की, तो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा। तो इसकी 3 कंडीशंस बनती हैं। थीटा इक्वल टू 0, केस फर्स्ट,
जैसे फर्स्ट है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सेकेंड है थीटा लेस देन 90, थर्ड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्थ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और फिफ्थ है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इस 5 केसेस के अनुसार अपन किसी भी थिंग्स पे फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा? जब मैं इसको इधर से सीधा फोर्स करता हूँ, यानी कि जिस साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी साइड में मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ, वो कहलाता है, तब थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि यही इसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और यही इसकी फोर्स की, तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा 0 कितना होता है? तो W इक्वल टू एफ है कोस 0 डिग्री, कोस 0 होता है 1, तो एफ है। केस फर्स्ट में कितना आता है? केस फर्स्ट में आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 यानी 90 से कम, 45, 55, 65, 64, 84, 89 तक का जो केस होता है वो सेकंड वाले में आता है। जैसे अपन इधर से फोर्स कर रहे हैं, इधर से फोर्स कर रहे हैं, इधर तो 90 अबोव चला जाएगा। तो ये केसेस क्या होता है? सेकंड में। तो W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जहां थीटा है 0 से तो बड़ा लेकिन 90 से छोटा, जीरो डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये केस है अपना सेकेंड। थर्ड है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे को डिस्प्लेसमेंट करना है इस साइड में और मैं नीचे से फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? अपन प्रैक्टिकल भी सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यही अपना केस बोल रहा है। थर्ड W इक्वल टू एफ एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि वर्क कितना हुआ? 0। इस कंडीशन में वर्क कितना होता है? 0 डिग्री, कि इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाए और नीचे से फोर्स लगाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी नेक्स्ट केस आता है फोर्थ, कि जो W है वो 90 डिग्री से अबोव हो। जैसे ये 90 डिग्री से लेस था तो ये 90 डिग्री अबोव हो। 91, 95, 105, 120 से लेके 179 तक का केस इसमें सोल्व किया जाएगा केस 4 में, जहाँ 90 से तो बड़ा है थीटा, लेकिन छोटा है किससे? 180 डिग्री से। फिफ्थ है थीटा इक्वल टू 180। थीटा इक्वल टू 180 कब होगा? जब मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं और ये इधर आ रहा है, इधर फोर्स लगाया और ये अपोज कर रहा है फोर्स को, तो वो होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू होती है -1, तो वर्क की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे -Fs। इसको कहाँ पे काम में लेते हैं? इसको काम में लेते हैं जब ब्रेकिंग होती है ना, गाड़ी वगैरह की ब्रेक्स लगाते हैं, तो गाड़ी एकदम से सामने जा रही होती है और जब भी अपन ब्रेक लगाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये ऋणात्मक, ये अपोजिट साइड को दिखा रहा है कि ये अपोजिट साइड में है। इस तरीके से अपन वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्क की यूनिट।
तो जो यूनिट्स होती है वो एमजीएस में इसकी होती है जूल और सीजीएस में होती है अर्ग ERG। अब इन दोनों का रिलेशन, तो जूल इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क था तो जूल न्यूटन इनटू मीटर कैपिटल। तो न्यूटन को डाइन में जब चेंज करते हैं, जो फोर्स की यूनिट होती है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन और मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से जब 5 और 2 की जो पावर्स है वो होती है 10 की पावर 7 ERG। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। इस तरीके से अपन ने वर्क को डिफाइन भी किया है और इसके जो केसेस थे 5 वो भी विथ एग्जांपल्स सोल्व किए हैं। अपन ने वर्क की डिटेल्स पढ़ ली। उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा। नहीं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन ये मुख्यतः एनर्जीज के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। जिसे इसके नाम से डिनोट हो रहा है मैकेनिकल, यानी जो किसी मोशन के कारण होती है। तो द एनर्जी जनरेटेड due to its motion and position। जो मैकेनिकल नाम है वो गति के कारण दिया गया है, तो इसके नाम से ही बनी है कि ऐसी एनर्जी जो किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण जनरेट होती है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद है हीट एनर्जी। ये भी हीट के नाम से हो रही है। तो हीट एनर्जी कौन सी होती है? जैसे भी अपन किसी भी पार्टिकल को जब हीटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलिजन करते हैं, या जो उसके ऊर्जा बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं, उसे एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो द एनर्जी generated due to the heat of to the, यानी हीट किसको दी गई? टू द पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स को जो हीट दी गई उसके कारण से जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहलाती है हीट एनर्जी। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। इसमें भी नाम से ही हो रहे हैं, यानी कि जो एनर्जीज है वो इसके नाम के आधार पे इनका टाइप से बनाए गए हैं। केमिकल एनर्जी ड्यू टू द एनर्जी जनरेटेड या रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी, जैसे बैटरी वगैरह में होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट चैप्टर में अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था, यहाँ शॉर्ट में पढ़ते हैं। द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द
इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज या इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जनरेट होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी, यानी यूनिवर्स में जो भी कोई बॉडी होती है, चाहे मैं हूं, चाहे अपनी अर्थ है, चाहे सैटर्न है, सभी में खुद के पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल कुछ इस तरीके का होता है कि जो भी बॉडी होती है वो छोटी जो थिंग्स है उनको अपनी ओर, अपनी पोटेंशियल के कारण अपनी ओर खींचने की एनर्जी रखती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द सेल्फ पोटेंशियल by which these bodies attract small bodies। यानी ऐसी एनर्जी जो सेल्फ पोटेंशियल के कारण हो और जो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती हो, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। और जो लास्ट अपना पॉइंट है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, यानी जो विद्युत अपघटन और संलयन होता है, विद्युत में न्यूक्लियर अपघटन या संलयन होता है, उसके कारण होती है जो एनर्जी, वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू फ्यूजन एंड फिशन, यानी फ्यूजन एंड फिशन के द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये तो इनकी थी शॉर्ट में डेफिनेशंस। अब अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन ने सिंपल डेफिनेशन में बात की कि मैकेनिकल जो एनर्जी है वो किसके कारण होती है, वो इसकी पोजीशन या मोशन के कारण होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी जो गति के कारण है, प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी स्थिति के कारण। किसके कारण होती है, तो इसकी गति और स्थिति या पोजीशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन दोबारा से। द मैकेनिकल एनर्जी is equals to the sum of kinetic energy and its potential energy। जैसे अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये किस तरीके से इन दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे अपने पास ये वुडन आर्ट है, अब इस पे नील अपन को दबानी है, तो क्या करते हैं अपन, जो अपना हैमर होता है उससे फिर इस पे चोट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी अपन किसी भी वस्तु पे चोट करते हैं तो सबसे पहले इसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। किस तरीके से,
इसको ऐसे रहने देते हैं। लेकिन जो हैमर होता है अपन उसको बैक साइड में, पीछे की साइड में लेके जाते हैं, जिससे उसमें स्थिति में परिवर्तन हो जाए। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण अब इसमें जो ये एनर्जी है वो कुछ इस रूप में भी आ जाती है। तो ये क्या करेगा, इस पे जब चोट करेगा तो ये ज्यादा गति, यानी कि एक तो पास से अपन किसी को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, एक दूर से मारते हैं, तो जोर से कौन सा लगता है, दूर वाला लगेगा। तो उसी तरीके से अपन इसमें किसके कारण हुई, वो इसकी पोटेंशियल के कारण। अब ये क्या होगा, ये ज्यादा अंदर तक जा पाएगी। जो नेल्स थी अपनी, वो नेल थी वो अब ज़्यादा अंदर तक धस जाएगी। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जो ये दोनों सम है ये हमेशा मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होते हैं। अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है तो ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सम ऑलवेज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरीके से अपन बो का एग्जांपल लेते हैं। जो अपनी बो होती है वो सिंपली कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके की होती है, लेकिन जब अपन इसको चलाते हैं तो क्या करते हैं, बैक साइड में खींचते हैं। जो इसकी इलास्टिक होती है अपन उसको बैक साइड में खींचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसके कारण ये अब क्या करेगी, ज्यादा दूर तक मार सकती है, ज्यादा दूर तक जा सकती है। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इक्वल टू होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ द थिंग ड्यू टू इट्स मोशन। ये मोशन के कारण होती है और ये पोजीशन के कारण होती है। तो द एनर्जी ऑफ द थिंग ड्यू टू इट्स मोशन, किसी वस्तु का उसकी गति के कारण जो एनर्जी होती है वो कहलाती काइनेटिक एनर्जी। जैसे गाड़ी चल रही है तो उसकी गति के कारण जो एनर्जी, बच्चे दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, ये यानी कि उसकी जो गति के कारण से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है वो क्या कहलाती, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अपन कैसे मान ले कि ये इसकी वेलोसिटी, गति के कारण ही एनर्जी इसके अंदर आ रही है। तो इसके लिए अपन एक डेरिवेशन करते हैं, लेट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थिंग इज u। इनिशियल वेलोसिटी को अपन u लेते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी is v and force applied is F. Due to force
एक्सीलरेशन इज ए एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस। सो इन सब का जो रिलेशंस होता है वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसके अनुसार होता है। सो बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी स्क्वायर जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as 2as। यहां से अपन निकाल लेते हैं किसको, s को या a को, क्योंकि अपन a को निकालेंगे यहां से, क्योंकि वर्क में एनर्जी में अपन को रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से अपन ए निकालते हैं। ए इक्वल टू हो जाता है वी का स्क्वायर, ये इधर गया माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2s हो गया। अब अपन जानते हैं न्यूटन के द्वारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ मास, उसके अनुसार बाय सेकंड लॉ ऑफ मास या फोर्स F बराबर एम ए। तो ये अपने पास है F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एम इंटू ये जो अपनी वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब अभी अपन ने वर्क की जो डेफिनेशंस थी उसके अंदर पढ़ा है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क होता है F डॉट एस, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ विस्थापन एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं, एफ की वैल्यू ये अपने पास एफ एम इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। अब एस ऊपर भी है नीचे भी है तो एस से एस कैंसिल, तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है अपने पास 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। इसको अपन कंप्लीटली इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अपन मान ले कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी जो अपन ने u मानी थी ये 0 हो, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द थिंग इक्वल टू 0, सो w इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां से अपन देख रहे हैं कि जो वर्क डन या एनर्जी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, जो इसकी वेलोसिटी है उस पे, और जो थिंग्स का मास होता है उस पे डिपेंड करती है। सो द काइनेटिक एनर्जी the kinetic energy is the dependent on mass and velocity not an angle। यानी अपन उसको किस दिशा में लेके गए ये उस पर डिपेंड
नहीं करती हैं, ये केवल और केवल उसकी वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है। एक तो अपन ऊपर से 1 kg का पत्थर ही नीचे डाले, एक अपन 10 kg का पत्थर नीचे डाले, सेम डिस्टेंस से, सेम वेलोसिटी से। तो अगर ज्यादा मास का है तो वर्क ज्यादा करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरीके से एक तो अपन पास से किसी चीज को डालते हैं, एक अपन दूर से डालते हैं, या अपन एक कम वेलोसिटी से, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था, एक तो अपन धीरे से किसी को मारते हैं, एक अपन जोर से मारते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है किसके साथ में, वेलोसिटी के साथ में, वो अपन ने फाइंड किया। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इक्वस्ट होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ ली, तो अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी मोशन के कारण। तो द पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू द इट्स पोजिशन, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन और मोशन के कारण होती है। जो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो के ई कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जो पोजीशन के कारण एनर्जी होती है वो पी या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये अपन ने इसके एग्जांपल्स भी अपन ने पढ़ लिए। पोजीशन के कारण जैसे जैसे धनुष होता है, वो होता है, उसको अपन उसकी जो इलास्टिक होती है उसको पीछे यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज करके उसमें चेंज करते हैं, जिसके कारण जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। क्योंकि जो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टोटल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अगर पोटेंशियल किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इस तरीके से टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन के कारण होती है। तो इसके एग्जांपल्स भी अपन ने बता दिए। अब अपन बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से वर्क करती है। तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, अपन ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है F.S, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना होता है, m इंटू जी। ये किसके अनुसार, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार होता है। और डिस्प्लेसमेंट हाइट, क्योंकि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है वो हाइट पे वर्क करता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी दूरी पे है उस हिसाब से ये वर्क करता है। तो ये हुआ एच, तो W इक्वल टू mgh, इसका डेरिवेशन, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है PE होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स में mgh के इक्वल टू होता है। जो m होता है वो उसका जो भी थिंग है उसका मास होता है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, h उसकी हाइट होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन जब ये गति करता है तो एस इस तरीके से गति करता है। तो ये डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए अपन इसको जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर की है उसको मान लेते हैं अक्स। कितना, अक्स। और जो इसकी इनिशियल स्टेट है उसको मान लेते हैं 0। तो अपन को बताए जो पेंडुलम की एनर्जी है तो W इक्वल टू
एफ डॉट एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स जो स्प्रिंग के लिए होगा वो mg/L होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा वो विथ इंटीग्रेशन होगा एक्स डॉट डी एस, जीरो से एक्स, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो इसकी जीरो होगी और यहाँ से एक्स पोजीशन तक ये जाएगा। तो W इक्वल टू आ जाएगा mg/L x²/2 जीरो से एक्स तक। वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, तो W इक्वल टू अपने पास आ जाएगा mg(x²/2l) अब अपन वैल्यू रख देते हैं। लेट k इक्वल टू mg/L। अगर अपन k को mg/L ले लें तो W इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा kx²/2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो W इक्वल टू आ जाएगी 1/2 kx²। k है वो ना पेंडुलम कांस्टेंट है। इस तरीके से अपन इसका डेरिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं।